ओके, तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री टेकिंग के बारे में, है ना। तो हिस्ट्री टेकिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? तो इसका सबसे पहला जवाब है कि हम हिस्ट्री टेकिंग से पहली बात तो प्रोविजनल डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं, है ना। प्रोविजनल डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं। प्रोविजनल डायग्नोसिस तक पहुंच गए तो हम टेस्ट वगैरह करवाएंगे, तो फाइनल डायग्नोसिस हमें मिल जाएगी। तो ये थी हमारी पहली इम्पोर्टेंस, ठीक है। दूसरी इम्पोर्टेंस क्या है? ये दूसरी इम्पोर्टेंस है कि हमें हिस्ट्री टेकिंग से कौन सा ऑर्गन सिस्टम जो इन्वॉल्व है ना, वो हमें पता चल सकती है, ठीक है। फिर उसका हम लोग जनरल एग्जामिनेशन करेंगे और उसका सिस्टमिक एग्जामिनेशन करेंगे, तो उससे हम लोग प्रोविजनल डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं। फिर वही टेस्ट करवाएंगे तो फाइनल मिलेगा। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। हाँ, आप पेशेंट से इंटरेक्ट भी अच्छे से कर सकते हो, तो उसको बिलीव भी आप पे होगा कि हाँ आप पे डॉक्टर अच्छा है। तो ये सब भी इसके एडवांटेज है ना। अब हिस्ट्री टेकिंग में हम लोग पेशेंट से पूछते क्या है? सबसे पहली चीज़ तो उसका नाम, दूसरी चीज़ एज, ठीक है ना, सेक्स हो गया, एड्रेस, ओके, एड्रेस, ऑक्यूपेशन क्या है उसका, है ना। तो ये सब हमें एक सिंपल सा ये पूछना होता है ना। तो नेम इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। यूनिक होता है तो आइडेंटिफाई करने के लिए नेम इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ है एज। एज क्यों इम्पोर्टेंट है? एज क्यों पूछ रहे हैं? एज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि डिजीज़ जो होती है वो अलग अलग एज में अलग अलग डिजीज़ पाई जा सकती है। जैसे चाइल्ड में हो गया, तो चाइल्ड में पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। वायरल डिजीज़ जो होते हैं वो थोड़े कॉमन होते हैं चाइल्ड में ना। निमोनिया केस ज़्यादा चाइल्ड में मिलते हैं। तो ये सब बहुत सारी डिजीज़ होती है वो चाइल्ड में पाई जाती है, ठीक है ना। एडल्ट में भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है, बहुत सारी डिजीज़ होती है वो एडल्ट में कॉमन होती है। इसलिए एडल्ट में हम लोग फिर उस पर फोकस करेंगे। जो ओल्ड एज रहेंगे तो उसमें ओल्ड एज में अलग तरह की जो डिजीज़ होती है वो प्रोडोमिनेंट होती है, ठीक है ना। तो उस पर फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो एज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अलग एज में अलग अलग डिजीज़ ज़्यादा प्रोडोमिनेंट होती है। अब आते हैं सेक्स में मेल या फीमेल। तो उसमें क्या होगा कि मेल में बहुत सारे जो डिजीज़ होती है वो ज़्यादा प्रोडोमिनेंट होती है, और फीमेल में कुछ और डिजीज़ होती है उसमें, मतलब फीमेल में बहुत सारा डिजीज़ जो कॉमन दिखाई देता है, जैसे थायराइड वगैरह हो गया, वो ज़्यादा फीमेल में कॉमन होते हैं। तो हम इसलिए सेक्स के बारे में, ठीक है ना। फिर एड्रेस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एड्रेस में हमें क्या पता चलता है? एड्रेस से क्या पता चलेगा? एड्रेस से उसका लोकेशन, वो रहता कहाँ है, ठीक है ना। तो रहता कहाँ है? तो जैसे मान लीजिए कि कोई जो पेशेंट होता है वो मान लीजिए कोल एरिया में रह रहा है ना, कोल एरिया में रह रहा है, तो उससे क्या होगा कि जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज है वो ज़्यादा कॉमन उसमें मिलेगी, ठीक है ना। तो इसलिए एड्रेस इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑक्यूपेशन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो जहाँ पे काम कर रहा है उससे भी रिलेटेड डिजीज़ हो सकती है। जैसे कोल वर्कर होगा तो उसमें रेस्पिरेटरी ज़्यादा होगा, सिलिकोसिस वगैरह उसमें ज़्यादा मिलेंगे। तो ये भी हमें बताता है कि हाँ ये मतलब हमें पता चल सकता है कि हाँ ये भी एक केस हो सकता है। तो ये सब हमें पूछना होता है, ठीक है ना। अब जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि हमें सिर्फ ये नाम, एज, सेक्स, एड्रेस, ऑक्यूपेशन लिख करके बस ऐसे ही प्रेजेंट नहीं करना होता है। हमें जब हम पहली बार ओपीडी में जाते हैं तो हमें एक मतलब हिस्ट्री टेकिंग करने को कहा जाता है, पेशेंट का हिस्ट्री लेने को कहा जाता है, और उसको फिर टीचर के सामने प्रेजेंट करना होता है ना।
तो जब हम टीचर के सामने प्रेजेंट करते हैं तो आप नॉर्मली नाम, एज और सेक्स और एड्रेस और ऑक्यूपेशन लिख करके आप ऐसे ही नहीं बोल सकते हो ना। वहाँ एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रेजेंट करना होता है टीचर के सामने, है ना। तो नाम तो आप ये पूछ लेंगे, लेकिन जब आप प्रेजेंट करेंगे तो आपको एक प्रॉपर सेंटेंस में वहाँ पे प्रेजेंट करना होता है। तो प्रॉपर सेंटेंस इसका ये है कि आप कैसे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो प्रेजेंट करने का जो प्रॉपर टेक्निक है वो इस तरह से लिखा होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए, उसी से हम उसी फॉर्मेट में हमें प्रेजेंट करना है। ओके, ठीक है। तो कैसे लिखते कैसे हैं, ठीक है, तो ये देखते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए कोई एक मेल पेशेंट है ना, मेल पेशेंट है, मान लीजिए कि मुकेश कुमार नाम है, ठीक है। उसका 65 ईयर है, ठीक है, और वो लेबर है, ठीक है, लेबर का तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो अब इसका एक आया है, एक नॉर्मल है, कोई एड्रेस भी इसका होगा, कोई एड्रेस, ठीक है ना। तो उस पर अब उसको हम लोग प्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट करने का सबसे सिंपल तरीका इस तरह से होना चाहिए, ठीक है ना, कि प्रेजेंटिंग ए केस ऑफ 65 ईयर ओल्ड मुकेश मैरिड है, ठीक है। तो मैरिड या फिर अनमैरिड, ठीक है, तो मैरिड है, तो मैरिड, हिंदू, हाँ, और एक चीज़ और, रिलीजन भी इम्पोर्टेंट होता है। तो रिलीजन भी पूछना होता है, क्योंकि रिलीजन से भी बहुत सारी डिजीज़ हमें पता चलती है कि कॉमन किस में है, ठीक है ना। तो रिलीजन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदू, तो प्रेजेंटिंग ए केस ऑफ 65 ईयर ओल्ड मैरिड हिंदू मेल, नेम मुकेश कुमार, क्योंकि मुकेश कुमार नाम है, ठीक है। वर्किंग एज ए, क्योंकि वो वर्किंग कर रहा है, या फिर स्टडिंग रहेगा तो स्टडिंग लिखेंगे, ठीक है ना। तो वर्किंग एज ए लेबरर, रिसाइडिंग मतलब कहाँ पे रह रहा है वो, है ना। तो रिसाइडिंग एट सम, उसका जो एड्रेस होगा वो लिखेंगे। एंड उसके बाद एडमिटेड ऑन वार्ड ऑन डेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ है ना, एडमिटेड ऑन वार्ड ऑन डेट, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि एडमिटेड, या फिर यहाँ से ना, है ना, ये एडमिटेड ऑन वार्ड ऑन डेट, ठीक है, ये लिख सकते हो। या फिर लिख सकते हो कि कमिंग टू द मेडिसिन वार्ड विथ फ्लोइंग चीफ कंप्लेंट, ठीक है ना। तो फ्लोइंग चीफ कंप्लेंट के साथ आया, तो ये डायरेक्टली आप यहाँ से भी लिख सकते हो ये चीज़, ठीक है ना। आपको जैसे अच्छा लगे वो कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं एक बार और पढ़ के बता देता हूँ कि प्रेजेंटिंग ए केस ऑफ 65 ईयर ओल्ड मैरिड हिंदू मेल, नेम मुकेश कुमार, वर्किंग एज ए लेबरर, residing at some place, okay, came to medicine ward with following chief complaint, ठीक है। तो ये रहेगा एक प्रॉपर फॉर्मेट जिस वे में हमें प्रेजेंट करना है टीचर के सामने, ठीक है ना। ओके, अब हम बात करते हैं चीफ कंप्लेंट के बारे में। चीफ कंप्लेंट या प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। तो चीफ कंप्लेंट क्या होता है? चीफ कंप्लेंट सिंपली हम इसके बारे में बोले तो चीफ कंप्लेंट का मतलब है कि जिस वजह से पेशेंट आपके पास आया है उसी को बोलते हैं चीफ कंप्लेंट। जिस कंप्लेंट की वजह से पेशेंट आपके पास आया है वही है चीफ कंप्लेंट या प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, ठीक है ना। तो सिंपल सा मतलब यही है इसका, ठीक है। तो ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट द मेन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, ठीक है, विच लीड टू द पेशेंट टू यू, जिसके वजह से पेशेंट आपके पास आया हो। मेन चीज़ यही है। अब मेन जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होगी ना वो तो एक से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है ना। किसी को फीवर होगा तो ज़रूरी थोड़ी ना सिर्फ फीवर होगा, तो उसको कब भी हो सकता है, उसको डायरिया भी हो सकता है ना, डायरिया भी हो सकता है, फिर और भी कंप्लेंट हो सकती है, मतलब मोर देन वन कंप्लेंट भी हो सकती है, ठीक है। तो उसको कैसे लिखना है तो देखते हैं क्या क्या इसमें चीफ कंप्लेंट में क्या क्या हमको कैसे लिखना है, ठीक है। उसमें भी एक फॉर्मेट होता है, उसी के वे में लिखना होता है, ठीक है ना। तो
कंप्लेंट शुड बी राइट इन पेशेंट लैंग्वेज। क्या समझ में? पेशेंट लैंग्वेज में ही लिखना है। जैसे कि आप पेशेंट आया है कि लूज स्टूल, है ना, लूज स्टूल हो रहा है उसको, तो आप लूज स्टूल ही लिखना है, ठीक है ना, डायरिया नहीं लिखना है उसमें। लूज स्टूल फॉर 4 डेज से हो रहा है, तो 4 डेज से हो रहा है तो इसको हम लूज स्टूल ही लिखेंगे, डायरिया नहीं लिखेंगे। ओके, ये हो गया। या फिर बोलेंगे कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है उसको, ठीक है ना, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है ना, तो उसको हम लोग डिस्निया नहीं लिखेंगे ना, डिस्निया नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, डिस्निया उसमें नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होती है। या फिर एक और, जैसे मान लीजिए कि किसी का पेट फूला हुआ है तो वो एसाइटिस नहीं लिख देंगे डायरेक्ट, यहाँ पे एसाइटिस यहाँ नहीं लिखेंगे, वहाँ पे लिखेंगे एब्डोमिनल डिस्टेंशन लिखेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम पेशेंट की लैंग्वेज में ही लिखना होता है, ठीक है। जो मेडिकल टर्म रहता है वो यूज नहीं करना होता है, जो पेशेंट बोल रहा है बस वही लिखना है, ठीक है। ड्यूरेशन कब से हो रहा है ये भी लिखना होता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो मैंने बोला था ना कि मोर देन 1 कंप्लेंट होगी, तो मोर देन 1 कंप्लेंट होगी तो उसको कैसे लिखना है, तो उसको हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लिखना है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लिखना होता है। सॉरी, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लिखना होता है ना। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है कि पेन एब्डोमेन था उसको, ठीक है ना, तो वो 4 दिन से था, और एक वोमिटिंग हो रहा था उसको, वो 2 दिन से हो रहा था। तो हमें जो पहले हुआ था, सबसे पहले क्या हुआ था उसको, पेन एब्डोमेन हुआ है, ठीक है। दूसरा कंप्लेंट था उसका वोमिटिंग का, तो पेन एब्डोमेन हुआ है तो उसको सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि वो 4 दिन से हो रहा है, उसके बाद स्टार्ट हुआ है वोमिटिंग तो 2 दिन से हो रहा है। तो मतलब कि ये 2 कंप्लेंट है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ओके, ठीक है। अब आती है दूसरी, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस HOPI भी इसको बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हमें जो 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 सिम्प कंप्लेंट में हमने जो ये 2 लिखे थे ना, पेन एब्डोमेन सिंस 4 डेज और वोमिटिंग सिंस 2 डेज लिखे थे, तो उसी को हम लोग इलेबोरेट करना है। HOPI में, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में, जो हमें चीफ कंप्लेंट है उसको डिटेल में इलेबोरेट करना है, ये क्या हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊँ तो यहाँ पे जैसे मान लो फीवर हुआ उसको, तो फीवर कितने दिनों से है, ठीक है, कितने दिनों से है ना, कितने दिनों से है, मैक्सिमम कब फीवर होता है, मॉर्निंग में होता है या इवनिंग में होता है, फीवर के साथ चिल या राइगर प्रेजेंट है या नहीं, है ना, चिल या राइगर प्रेजेंट है नहीं, ठीक है, या फिर कंटिन्यूअस फीवर है, ठीक है, या फिर इंटरमीडिएट है या रेमिटेंट है, ये भी हो सकता है, या फिर फीवर रेगुलर इंटरवल भी आ रहा है, आज हो रहा है कल नहीं हो रहा है, मतलब होता है ना रेगुलर इंटरवल पे, जो मलेरिया के केस में होते हैं ना कि आज रहेगा फीवर, कल नहीं रहेगा, फिर परसों आ जाएगा, तो इस टाइप से फीवर जो होता है ना, तो इस टाइप का फीवर हो सकता है। फीवर के साथ और कंप्लेंट है क्या, कफ वगैरह हो रहा है क्या, है ना, तो ये सब भी, तो ये डिटेल चीज़ है, इसमें हम लोग पूछेंगे, ठीक है। तो उसी को एलाबोरेट करके लिखना है, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो अब जो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस का जो स्टार्टिंग लाइन होगा तो वो इस तरह से लिखना होगा, ठीक है ना, कि पेशेंट वाज एसिम्प्टोमेटिक बिफोर 5 डेज। 5 डेज मतलब कि 5 दिन पहले वो बिल्कुल ठीक था, उसको कोई सिम्टम नहीं आ रहे थे, लेकिन 5 दिन के बाद उसको सिम्टम आना स्टार्ट हो गया, तो उसको लिखेंगे पेशेंट वाज एसिम्प्टोमेटिक बिफोर 5 डेज, ग्रेजुअली ही और सी डेवलप फीवर
ठीक है ना, या फीवर डेवलप किया या फिर कुछ भी हो सकते हैं ना इसमें कि सी डेवलप पेन ऑन एब्डोमेन, ठीक है ना, पेन इन एब्डोमेन हो गया, फिर जो भी है तो उसको पूरा डिटेल में लिखना है। अब पेन हो गया तो पेन के बारे में कि कब से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, पेन के बारे में होता है एक सॉकेट्स क्राइटेरिया, वो मैं आपको आगे सॉकेट क्राइटेरिया होता है उसके बारे में आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो वो एक इलाबोरेट कैसे करेंगे पेन को, एक प्रॉपर पूरा डिटेल में उसको कैसे इलाबोरेट करेंगे, उसके लिए सॉकेट क्राइटेरिया होता है, उसका आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। कि साइट हो गया, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, ठीक है ना, तो ये सब होती है उसमें। अब बात करेंगे हम, ये हो गया, ये पूरा एलाबरेट कर लिए, उसके बाद हम आते हैं पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री हाँ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ होती है ना, वो चाइल्ड में होती है और वो जा कर के लेटर एज में कुछ भी आगे जो एडल्ट में या फिर आगे जा कर के वो फिर से हो सकती है। जैसे मान लीजिए आप टीबी हो गया, टीबी ठीक है रिकरेंट एडल्ट में भी हो सकता है। टीबी यदि किसी चाइल्ड को हुआ है, ठीक है ना, तो वो एडल्ट में फिर से हो सकता है, रिकरेंट हो सकता है, ठीक है ना, तो एडल्ट में भी हो सकता है। तो इसलिए हमें पास्ट हिस्ट्री भी इम्पोर्टेंस है। किसी का पास्ट हिस्ट्री में यदि सर्जरी हुआ है, ठीक है ना, सर्जरी वगैरह हुआ है तो वो पास्ट हिस्ट्री में ही आएगा, क्योंकि वो हुआ तो उसके कारण कार्सिनोमा वगैरह भी हो सकते हैं लेटर एज में। तो इसलिए फास्ट हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है। और यदि कुछ नहीं रिलेटेड है, ठीक है ना, जो सिम्टम लिखा है उससे रिलेटेड नहीं है तो सिंपली लिख देंगे, इफ़ नथिंग रिलेटेड जस्ट राइट नॉट सिग्निफिकेंट पास्ट हिस्ट्री। ओके, अब उसके बाद आते हैं फैमिली हिस्ट्री ना। फैमिली हिस्ट्री बताना, फैमिली हिस्ट्री इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी जो डिजीज़ होती है वो फैमिली में रन करती है। जेनेटिक डिसऑर्डर हो गई, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो गई है ना, तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर यदि उसके फैमिली में है तो आगे उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी बहुत कॉमनली मिल सकती है, ठीक है ना। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो गई। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे मान लीजिए अब डायबिटीज़ मिलाटस हो गया। डायबिटीज़ मिलाटस में यदि किसी फादर या मदर को है तो उसके नेक्स्ट जनरेशन में मिल सकती है, ये कॉमन है, ठीक है ना। अस्थमा हो गया, ठीक है ना, अस्थमा हो गया, ये भी नेक्स्ट जनरेशन में मिल सकती है, ठीक है ना। थायराइड वगैरह भी कॉमन होते हैं, थायराइड वगैरह भी यदि है तो उसके नेक्स्ट जनरेशन में मिल सकते हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि फैमिली हिस्ट्री लेना इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। हम बात करते हैं यदि नहीं रिलेटेड है, यदि कोई नहीं है तो उसमें लिख देंगे जस्ट राइट नॉट सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री। ओके, अब नेगेटिव हिस्ट्री ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेगेटिव हिस्ट्री जितना है, जो पहले जितना जो हिस्ट्री लिए ना उसी तरह से भी एक नेगेटिव हिस्ट्री भी होती है, जो डिजीज़ जो हिस्ट्री है उसको रूल आउट करने में, एक्सक्लूड करने में, डिजीज़ को रूल आउट करने में, डिजीज़ को एक्सक्लूड करने में मदद करती है। जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल दूँ तो जैसे किसी को फीवर है, ठीक है ना, फीवर है तो उसके साथ कफ हो रहा है क्या ना, है ना, कफ हो रहा है कि नहीं, फीवर है कफ हो रहा है या फिर ब्लीडिंग हो रहा है उसमें, ठीक है, कफ हो रहा है साथ में ब्लीडिंग भी हो रहा है, तो ये सब क्या सजेस्ट करता है कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, ठीक है ना, कुछ टीबी वगैरह हो सकता है उसको, ठीक है, अस्थमा वगैरह हो सकता है उसको, ठीक है, तो ये सब सजेस्ट करता है। लेकिन यदि फीवर है सिर्फ, तो फीवर प्रेजेंट लेकर के आया तो हम उसमें ये सब पूछेंगे ना, यदि ये सब है तो ये सब सजेस्ट करेगा, यदि ये सब नहीं है, यदि कोल्ड या ब्लड नहीं मिल रहा है उसमें, ठीक ना, तो हम क्या बोल सकेंगे, यदि ये सब नहीं मिल रहा है तो हम क्या सजेस्ट करेंगे कि शायद इसमें ये रेस्पिरेटरी या ये सब डिजीज़ नहीं हो सकती है, तो फिर हम क्या देखेंगे
शायद मलेरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है ना। तो समझ में आया कि फीवर है तो फीवर तो एक है ही, लेकिन उसके साथ अदर्स सिम्टम के बारे में ही पूछेंगे। अदर सिम्टम के जैसे कफ है कि नहीं है, ब्लड आ रहा है कि नहीं, तो ये सब आ रहा है, तो ये सब तो रूल आउट हो गया ना। तो ये है नेगेटिव हिस्ट्री। समझ में आ रहा है कि फीवर के साथ और क्या क्या हो सकता है, वो यदि नहीं होगा तो हमें ये डिजीज़ रूल आउट हो सकती है। यहाँ पे यदि फीवर के साथ कफ और ब्लड है तो ये रिस्पिरेटरी डिजीज़ की ओर इशारा कर रहा है। यदि ये सब नहीं है, मतलब ये सब है, तो ये रूल आउट हो गया। यदि ये सब नहीं है तो ये सजेस्ट करेगा और ये रूल आउट हो जाएगा। तो ये है नेगेटिव हिस्ट्री। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, समझ में। ठीक है, तो ये रूल आउट कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है सर्टेन डिजीज़ को बाय आस्किंग नेगेटिव हिस्ट्री। ओके, अब बात करते हैं पर्सनल हिस्ट्री के बारे में। ठीक है ना, पर्सनल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। क्या पर्सनल हिस्ट्री में हम पूछते हैं? पर्सनल हिस्ट्री एक डाइट, उसका डाइट क्या है, डाइट उसका मिक्स हो सकता है या फिर वेज हो सकता है। मिक्स मतलब नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन दोनों हो सकती है। ठीक है, उसके बाद स्लीप एडिक्वेट है कि नहीं है। ठीक है ना, स्लीप एडिक्वेट है। एडिक्वेट का मतलब है कि 7 से 8 घंटा नींद वो ले रहा है कि नहीं। ठीक है ना, उसके बाद बॉयल एंड ब्लडर। बॉयल ब्लडर नॉर्मल है या फिर अब नॉर्मल है, दोनों हो सकती है। तो बॉयल ब्लडर में हम पूछते क्या है, जो यूरिन पास हो रहा है ना, कि एक दिन में कितनी बार यूरिन पास कर रहा है ना, एक दिन में कितनी बार यूरिन पास कर रहा है, मेनली ये पूछा जाता है। या कोई कॉन्स्टिपेशन वगैरह है क्या, ठीक है, ब्लोटिंग वगैरह है क्या, तो ये सब उसका बॉयल एंड ब्लडर में पूछा जाता है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूरिन फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा जाता है, कितनी बार वो यूरिन पास कर रहा है एक दिन में। ठीक है, अब बात करते हैं एडिक्शन। एडिक्शन में क्या होगा कि एडिक्शन में वो जो पेशेंट आया है वो दारू पी रहा है कि नहीं, अल्कोहल पी रहा है कि नहीं, या तंबाकू वगैरह को खा रहा है कि नहीं। तो उसके बारे में, यदि वो खा रहा है तो उसका एग्जैक्ट टाइम नोट करेंगे, ड्यूरेशन नोट करेंगे, कंटेंट क्या हो रहा है उसका। तंबाकू ले रहा है तो उसमें कौन सा चीज़ ले रहा है, तो वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, कोई गर्ल है या फिर वुमेन आई है तो उसका मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेंगे। ठीक है, उसका इसमें मेनली मेनार्की वगैरह जो होता है, ठीक है, मेनार्की स्टार्ट कब हुआ, ठीक है, या LMP वगैरह, ये सब इसमें पूछा जाता है। ठीक है, प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना, मतलब मंथली हो रहा है कि नहीं, तो ये सब उसमें पूछते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हो गया। उसके बाद जनरल एग्जामिनेशन। ठीक है ना, जनरल एग्जामिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, जनरल एग्जामिनेशन। तो जनरल एग्जामिनेशन हम पूछेंगे सबसे पहले एक जो प्रॉपर जो फॉर्मेट होता है ना, उसमें एक लाइन लिखना पड़ता है। सबसे पहले क्या क्या होता है वो देखेंगे, लेकिन एक फॉर्मेट जो लिखना पड़ता है। ठीक है, तो लिखेंगे पेशेंट इज कॉन्शियस, कोऑपरेटिव एंड वेल ओरिएंटेड टू टाइम, पर्सन एंड प्लेस। तो ये एक जनरल लाइन होती है जो लिखनी होती है। ठीक है, उसके बाद हमें प्रेजेंट करना होता है कि पेशेंट इज कॉन्शियस, कोऑपरेटिव एंड वेल ओरिएंटेड टू टाइम, पर्सन एंड प्लेस। ठीक है, अब इसमें हम लोग जनरल एग्जामिनेशन में हम लोग सबसे पहला चीज़ है वो देखते हैं कि वाइटल साइन। वाइटल साइन में क्या क्या आता है, टेम्परेचर, पल्स रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया एंड रेस्पिरेटरी रेट। दिस आर द वाइटल साइन जिसको हमें जनरल एग्जामिनेशन में देखना होता है। ठीक है, मेजर करना होता है। ठीक है, अब आते हैं जनरल जो साइन होता है जो हमें जनरल एग्जामिनेशन में देखनी होती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये वाइवा में पूछा जाता है। इसके डिटेल में वीडियो में बनाऊंगा आगे में। ठीक है, पायलट को डिटेल में एडिमा तो क्या क्या होती है वो देखते हैं जनरल साइन में। इसको याद करने के लिए हम 2 तरह से याद कर सकते हैं, या तो पिकल या फिर पुलिस। ठीक है, यहाँ पे पुलिस से हम याद करते हैं तो P4 पायलर,
O for edema, lymphadenopathy, icterus, क्लबिंग एंड साइनोसिस, एक्सेट्रा कुछ रहेगा तो और देखेंगे। हेड टू टो एग्जामिनेशन में कुछ और मिल रहा है क्या, लाइक थायराइड स्वेलिंग वगैरह हो गया, तो ये सब यहाँ पे दिख सकता है, थायराइड स्वेलिंग है कि नहीं है, ठीक है। तो ये हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा, ठीक है ना। हम बात करते हैं सिस्टमिक एग्जामिनेशन के बारे में। ये मैं जनरल जो साइन है इसके बारे में डिटेल वीडियो में आगे बना दूंगा, ठीक है ना। जनरल एग्जामिनेशन कर लिए, उसके बाद सिस्टमिक। अब जनरल एग्जामिनेशन हमें इससे पता चलेगा कि कौन सा ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व था, तो ऑर्गन सिस्टम जो इन्वॉल्व रहेगा उसका हम लोग एग्जामिनेशन करेंगे। तो कौन कौन सा इन्वॉल्व हो सकता है कि एब्डोमिनल सिस्टम हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर हो सकता है, रेस्पिरेटरी हो सकता है, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी हो सकता है। तो जो भी इन्वॉल्व है उसको करेंगे। बहुत सारे केसेस में मोर देन वन सिस्टम भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे एब्डोमिनल के साथ रेस्पिरेटरी भी इन्वॉल्व, सर्कुलेटरी भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी भी हो सकता है। तो ये तीनों पे एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। और ये सिस्टम पता कैसे चलेगा, वो जो चिंप कंप्लेंट है और जो HOPI हम लोग ने किया था उससे पता चलेगा कि कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि जो सिस्टमिक एग्जामिनेशन होता है उसको भी एक सिस्टमिक मैनर में ही हमें एग्जामिन करना होता है, कुछ भी नहीं कर देना होता है। मान लीजिए कि आप गए वहाँ पे जनरल एग्जामिनेशन किए, तो उसके बाद अस्थित्व लगा कर डायरेक्ट आप ऑस्कल्टेट नहीं करना होता है, आप ऑस्कल्टेट नहीं कर सकते हो, उसका भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उसी वे में आपको एग्जामिन करना है, ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहला जो आप फिजियो में पहले भी जानते होंगे कि क्या क्या होता है, जो स्टेप होते हैं, 4 स्टेप होते हैं ना। इंस्पेक्शन हो गया, पल्पेशन हो गया, परकशन हो गया एंड ऑस्कल्टेशन हो गया। तो दीज आर द 4 स्टेप, और इसी 4 स्टेप में आपको एग्जामिन करनी है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, इतना कर लेने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, प्रोविजनल डायग्नोसिस मिल जाएगी। प्रोविजनल डायग्नोसिस में को हम लोग प्रोविजनल डायग्नोसिस के पास हमें कुछ टेस्ट लिखेंगे, तो उसमें मतलब इन्वेस्टिगेशन लिखेंगे, तो क्या मिल जाएगा, फाइनल डायग्नोसिस। फाइनल डायग्नोसिस मिल गया तो ट्रीटमेंट उसका करेंगे, ओके। तो थैंक यू। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू।